देखिए, आज का जो टॉपिक हम डिस्कस कर रहे हैं वो सामान्य अध्ययन के अंतर्गत भारतीय इतिहास यानी कि मध्यकालीन इतिहास का दिल्ली सल्तनत पर आधारित हमारे सारे आज एमसीक्यू क्वेश्चन है, जिसका हम जो है आपको सिस्टमेटिक टेस्ट डिस्कस कराएंगे। जो है देखिए, इसके अंतर्गत जो प्रथम क्वेश्चन है, जरा ध्यान से चेक करिए, ध्यान से देखिए आप। जो है प्रथम क्वेश्चन देखिए, जो है अलाउद्दीन खिलजी, यानी देखिए आप जो है अलाउद्दीन खिलजी का मूल नाम क्या था। यह बताना है कि अलाउद्दीन खिलजी का मूल नाम क्या था। ए अनवाम बेग, या जो है यानी कहते देखिए इसमें जो है अलमास बेग, अलीगढ़ शब, सी में है अलाउल मुल्क, डी में अल्फ खान। तो देखिए इसका नाम था बी अलीगढ़ शब। ये बन जाता है हमारा, देखिए बी आंसर बन जाता है अली गुरशप। अब देखिए मतलब जो है अलाउद्दीन खिलजी का मूल नाम, देखिए अलाउद्दीन खिलजी का नाम सभी जानते हैं, पर इसका मूल नाम क्या था इसमें देखिए वो अली गुरशप था। वहीं पर देखिए सेकंड क्वेश्चन नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किस नगर की फिरोज शाह तुगलक ने स्थापना नहीं की। अब देखिए इसमें कुछ नाम दिए गए हैं जिनमें कहा है कि इसमें किस नगर की जो स्थापना फिरोज शाह तुगलक ने नहीं की थी। अब देखिए अगर जब फतेहाबाद की बात करते हैं, जौनपुर की बात करते हैं, फतेहपुर की बात करते हैं, या फिर हिसार फिरोजा की बात करते हैं। अब इसमें बताना है कि जो है फिरोज तुगलक ने इनमें किसकी स्थापना नहीं की, तो आंसर बनेगा फतेहपुर। ये सी आंसर है। देखिए फतेहपुर जो है अकबर के समय की है, ध्यान दीजिए आप। जो है तो इसमें जो है फतेहाबाद, जौनपुर, हिसार, इन सब नगरों की जो स्थापना फिरोज शाह तुगलक ने की थी। और जिसमें फतेह मतलब जो है फतेहपुर की स्थापना इसमें नहीं है, वो जो अकबर के टाइम में फतेहपुर सीकरी की स्थापना हुई थी। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं हम। जो है अलाउद्दीन खिलजी का राजतंत्र का सिद्धांत की अवधारणा पर आधारित था। राजतंत्र का कोई रक्त संबंधी नहीं होता है, शासक स्वयं एक कानून होता है, राज्य के कल्याण और प्रजा के हित राजतंत्र का सर्वोच्च आदर्श होता है, उपरोक्त सभी। देखिए इसमें जो है पूछ रहा है अलाउद्दीन के राजतंत्र का सिद्धांत की अवधारणा आधारित थी, किस पर आधारित थी, यह बताना है। अब जैसे हमने प्रथम जो उसका वो है मतलब जो है आपका जो है ऑप्शन, राजतंत्र का कोई रक्त संबंधी नहीं होता। देखिए ये भी मतलब जो है एक मतलब जो है राजतंत्र सिद्धांत के अंतर्गत है कि राजतंत्र का कोई रक्त संबंधी नहीं होता, उसके लिए सब बराबर होते, सब प्रजा एक होती है। शासक स्वयं में एक कानून होता है, बिल्कुल सही बात है भाई, ये भी एक राजतंत्र का सिद्धांत है। शासक जो चाहे वो बात करे, वो कानून बन जाता है, कानून होता है। स्वयं राजा के कल्याण या राज्य के कल्याण और प्रजा के हित राजतंत्र का सर्वोच्च आदर्श है। देखिए ये बिल्कुल सही है। देखिए इसमें जो है अलाउद्दीन के राजतंत्र के सिद्धांत की जो अवधारणा है वो इन तीनों पर ही आधारित थे, तो आंसर बन गया डी। ये डी आंसर बन जाता है। नेक्स्ट, किस शासक ने अपनी राजधानी को आगरा चयन किया। अलाउद्दीन खिलजी, मोहम्मद बिन तुगलक, बहलोल लोधी, सिकंदर लोधी। अब देखिए इसमें थोड़ा सा क्वेश्चन ध्यान दीजिए आप। जो है आगरा, देखिए आगरा स्टेब्लिश किस समय होता है, सीधी सी बात देखिए आप। जो है अब देखिए नहीं पूछ रहा है वो किस शासक ने राजधानी के लिए आगरा का चयन किया था, यानी आगरा को किसने राजधानी बनाई थी, बात देखिए। अब देखिए आगरा अलाउद्दीन खिलजी, मोहम्मद बिन तुगलक, बहलोल लोधी। सीधी सी बात देखिए जो है आगरा का जो कंसेप्ट है जो सामना, वो बहलोल लोधी यानी लोधियों के समय की बात होती है। तो इसलिए देखिए इनमें ये दोनों तो खत्म हो जाते हैं, मतलब अलाउद्दीन खिलजी भी, मोहम्मद तुगलकी, बहलोली, सिकंदर लोधी। अब यहाँ दो की बात आती है, बहलोली अंतिम था देखिए मतलब जो है, तो इसका आंसर देखिए मतलब जो है ये बन जाता है डी, सिकंदर लोधी। अब सिकंदर लोधी ने जो है अपनी जो राजधानी के लिए जो है आगरा का चयन किया था, यानी सिकंदर लोधी ने आगरा को अपनी राजधानी बनाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपका, औपचारिक रूप से निम्नलिखित में से कौन सा विशेषण सल्तनत काल में राज्य के स्वरूप को सही रूप से स्पष्ट करता है। देखिए
यानी औपचारिक रूप से ही कौन सा विशेषण यानी कौन सा शब्द जो है सल्तनत काल में राज्य के स्वरूप के रूप में स्पष्ट करता है। धर्मतंत्र की बात करते हैं, प्रजातंत्र की है, और उसके बाद एक तंत्र निरंकुशवाद की बात करते हैं या कुलीन तंत्र की बात करते हैं। देखिए इसमें ध्यान दिए, चार वर्ड आए आपके, धर्मतंत्र, प्रजातंत्र, एक तंत्र या निरंकुशवाद या कुलीन तंत्र। ये कह रहा इनमें से कौन सा विशेषण सल्तनत काल के राज्य के स्वरूप के रूप में स्पष्ट करता है। देखिए इसका आंसर बनेगा एक तंत्र निरंकुशवाद, यानी आंसर बना इसका सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कि सुल्तान ने स्वयं को सिकंदर ए शानी यानी द्वितीय सिकंदर की उपाधि धारण की या अपने आप को अभिहित किया था। बलबन, अलाउद्दीन खिलजी, मोहम्मद बिन तुगलक, सिकंदर लोधी। अब देखिए इसमें बताना है आपको सिकंदर ए सानी या द्वितीय सिकंदर की जो विरुद्ध जो है या फिर कह सकते हैं हम जो है एक उपाधि किसने धारण की थी। इसमें देखिए बलबन, अलाउद्दीन खिलजी, मोहम्मद बिन तुगलक, सिकंदर लोधी। तो इसमें देखिए अलाउद्दीन खिलजी ने स्वयं को सिकंदर ए सानी घोषित किया और द्वितीय सिकंदर के नाम का विरुद्ध या उपाधि धारण की। किसने? अलाउद्दीन खिलजी ने। तो आंसर बन गया इसका बी, ये बी आंसर बन जाता है। नेक्स्ट, खलीफा की मान्यता प्रदान करने के लिए अनुरोध करने पर या खलीफा को मान्यता प्रदान करने के संबंध में मान्यता पत्र प्राप्त करने वाला पहला सुल्तान कौन था। देखिए इसमें देखिए आप जो है ये देखिए आपका जो है सीधे क्वेश्चन कह रहा है कि खलीफा की मान्यता प्रदान करने का अनुरोध करना और खलीफा से मान्यता प्रदान करने के संबंध में मान्यता पत्र प्राप्त करने वाला पहला सुल्तान कौन था। खलीफा देखिए इसमें ऑप्शन है आपके इल्तुतमिश, जलालुद्दीन खिलजी, फिरोज तुगलक और बलबन। देखिए इसमें जो आंसर बनेगा आपका वो इल्तुतमिश बन जाएगा, यानी कि जो है ये आपका ए आंसर बन जाता है इल्तुतमिश। इल्तुतमिश ने जो है खलीफा से मान्यता प्रदान करने का अनुरोध किया और खलीफा से मान्यता प्रदान करने के संबंध में मान्यता पत्र प्राप्त भी किसने किया था? इल्तुतमिश ने किया था। नेक्स्ट, किस सुल्तान ने खलीफा की सत्ता प्रभुसत्ता को स्वीकार करने से इनकार कर दिया? यह बताना है, यानी कि किस सुल्तान ने खलीफा की सत्ता या संप्रभुता को स्वीकार करने से इनकार कर दिया। ए अलाउद्दीन खिलजी, गियासुद्दीन तुगलक, मोहम्मद बिन तुगलक और बना है कुतुबुद्दीन मुबारक। अब देखिए इसमें किस सुल्तान ने खलीफा की सत्ता या प्रभुसत्ता को स्वीकार करने से इनकार कर दिया। ए अलाउद्दीन खिलजी, गियासुद्दीन तुगलक, मोहम्मद बिन तुगलक, डी कुतुबुद्दीन मुबारक, यानी इसका बन गया आपका डी। कुतुबुद्दीन मुबारक ने जो है खलीफा की सत्ता या संप्रभुता को स्वीकार करने से इनकार कर दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आप जो है बार बार होने वाले विद्रोह को रोकने के लिए अलाउद्दीन खिलजी ने यह आदेश दिया कि समस्त पेंशनों और अनुदानों यानी वक्फ को सल्तनत में शामिल कर दिया जाए, एक कुशल गुप्तचर व्यवस्था की स्थापना और दिल्ली में मदिरा और मादक पदार्थों की बिक्री पर पूर्ण प्रतिबंध लगा दिया। अब देखिए इसमें बताना है कि मतलब जो है बार बार विद्रोह को रोकने के लिए अलाउद्दीन खिलजी ने क्या आदेश दिया। अब देखिए पहला कह रहे हैं समस्त पेंशनों और अनुदानों यानी वक्फ को सल्तनत में शामिल कर लिया गया, बिल्कुल सही है। एक कुशल गुप्तचर व्यवस्था स्थापना की, यह भी सही है। दिल्ली सल्तनत में मदिरा और मादक पदार्थों की बिक्री पर पूर्ण प्रतिबंध लगा दिया। देखिए इसमें इसका आंसर बन गया डी, यानी सभी है। नेक्स्ट, दिल्ली सल्तनत के या दिल्ली के सुल्तानों द्वारा एक खलीफा के पद को सम्मानित करने का वास्तविक लक्ष्य क्या था। यानी कि अब देखिए आप जो है यानी दिल्ली के सुल्तानों द्वारा खलीफा के पद को सम्मानित करने का वास्तविक उद्देश्य क्या था। क्या उद्देश्य था बताना आपको। ये ए इस्लाम सिद्धांतों के प्रति अनुरक्ति, खलीफा के प्रति सम्मान प्रदर्शित करना, सुल्तान खलीफा के मातहत होने के इस कारण
दिखावा करते थे जिससे वह उन्हें जन समर्थन प्राप्त हो सके। खलीफा द्वारा मान्यता प्राप्त सुल्तान का विरोध करने के पवित्र नियमों की अवहेलना माना जाता था। देखिए इसमें आंसर बनेगा, इसमें सी आंसर बन जाएगा। यानी कि जो है दिल्ली के सुल्तानों द्वारा खलीफा के पद को संबंधित यानी सम्मानित करने का वास्तविक लक्ष्य था सुल्तान खलीफा की मातहत होने का इस कारण से दिखावा करते थे जिससे कि उन्हें जन समर्थन प्राप्त हो सके। तो देखिए आंसर बना इसका सी। नेक्स्ट, सुल्तान की सत्ता का वास्तविक स्रोत क्या था? जनसाधारण, सैनिक सामर्थ्य, खलीफा का समर्थन, उलेमा द्वारा सुल्तान की सत्ता के प्रति मान्यता या सम्मान। अब देखिए इसमें पूछ रहा है सुल्तान की जो है सत्ता का वास्तविक स्रोत क्या था, यानी कि इसका क्या स्रोत था जो सत्ता को मेंटेन करता था? जन समर्थन के अनुसार, सैनिक मतलब जो है सामर्थ्य के अनुसार, खलीफा का समर्थन, या फिर उलेमाओं द्वारा सुल्तान की सत्ता के प्रति मान्यता समान। देखिए आंसर बनेगा इसका बी, यानी सैनिक सामर्थ्य के अनुसार। नेक्स्ट, अलाउद्दीन खिलजी द्वारा ही बाजार नियंत्रण व्यवस्था या फिर आर्थिक नियमों के पीछे क्या उद्देश्य था? यानी इसे बताना है मतलब अलाउद्दीन खिलजी का जो है बाजार नियंत्रण व्यवस्था थी, आर्थिक मतलब अधिनियमों के पीछे क्या उद्देश्य था? यानी कि जो है मार्केट सिस्टम, यानी कि जो है बाजार नियंत्रण पॉलिसी, कंट्रोल मार्केट को जो है इसका क्या उद्देश्य था? ए, जन कल्याण की बात करते हैं। बी, सीमित साधनों में अपने सैनिकों को संतुष्ट करना था। सी, हिंदू सौदागर और व्यापारियों को नियंत्रण में रखना था। अवैध व्यापारिक गतिविधियों पर प्रतिबंध करने के लिए। देखिए इसमें जन कल्याण की बात आ रही है इसमें, यानी आंसर बनेगा इसका जन कल्याण है। या फिर देखो इसमें यह भी था सीमित वेतन में सैनिकों को संतुष्ट रखना। अब देखिए सारे सैनिक की तो बात नहीं थी, दिल्ली के आसपास क्षेत्रों की बात हो रही, तो इसमें जन कल्याण की बात हो रही थी, तो आंसर बना इसका ए। नेक्स्ट, सल्तनत काल में उत्तराधिकारी का क्या सामान्य नियम था? यानी इसमें क्या सामान्य नियम था? जन्म की वरीयता के आधार पर, अग्राधिकार नियम के अनुसार, पूर्व सत्ता के नियम का नामांकन, और अमीरों को मंतव्य और गद्दी के लिए दावेदार व्यक्ति की अपनी शक्ति और क्षमता की योग्यता। देखिए आंसर इसमें बनेगा आपका, वो बन जाता है आपका सी आंसर देख रहे हैं, यानी कि यह है पूर्व सुल्तानों द्वारा ही नामांकन। तो इसका देखिए मतलब देखिए अब इसमें देखिए क्या पूछ रहा है, सल्तनत काल में उत्तराधिकारी का क्या सामान्य नियम था? अब देखिए हम पूर्व सुल्तान की बात करते हैं, जन्म से वरीयता के आधार पर, अग्राधिकारी के नियम के आधार पर, पूर्व सुल्तान के नियम के आधार पर। अब इसमें देखिए आंसर बनेगा, वो बनेगा डी, अमीरों के मंतव्य और गद्दी के दावेदार व्यक्ति को अपनी शक्ति और अक्षमता की योग्यता। आंसर बना इसका डी। नेक्स्ट, दिल्ली के कुछ सुल्तान मंदिर विनाशक और मूर्ति भंजक के रूप में कुख्यात हुए और उन्हें मूर्ति भंजन का प्रमुख उद्देश्य क्या था? मंदिरों की अपार संपत्ति को लूटना। चूंकि इस्लाम मूर्ति पूजा के विरुद्ध था, अतः मूर्ति भंजन एक धार्मिक दायित्व था। इसके द्वारा ही भारतीय लोगों पर विदेशियों की श्रेष्ठता की धाक जमाई, मुसलमान सैनिकों में धार्मिक उत्साह जागृत करने के लिए। अब देखिए इसमें जो क्वेश्चन पूछा आपको है, यानी कि दिल्ली के कुछ सुल्तान मंदिर विनाशक या फिर मूर्ति भंजक के रूप में विख्यात हुए, या उनके मूर्ति भंजन के जो है प्रमुख उद्देश्य क्या था? अब इसमें देखिए आपका जो है, यानी इसके द्वारा भारतीय लोगों पर विदेशों की श्रेष्ठता की धाक जमाई जाती थी, यानी आंसर बना इसका सी। ये सी आंसर बन जाता है इसका। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सुल्तान की शक्ति को नियंत्रित या प्रतिबंधित करने की भूमिका अदा नहीं करता है? यानी देखिए क्वेश्चन क्या पूछ रहा है आपको, वो पूछ रहा है कि कौन सुल्तान की शक्ति को नियंत्रित या प्रतिबंधित करने में भूमिका अदा नहीं करता था? ए वजीर, फिर अमीर वर्ग, उलेमा, अस्थायी सेना के सैनिक। तो आंसर बना इसका ए वजीर, ये वजीर आंसर हो जाता है। नेक्स्ट,
सल्तनत कालीन अमीर वर्ग में किस जातीय तत्व के लोग मुख्यतः शामिल थे? अब इसमें देखिए क्वेश्चन बताना आपको, यानी कि जो है सल्तनत कालीन अमीर वर्ग में किस जातीय के तत्व लोग मुख्यतः शामिल थे? ए अरब, अफगान, तुर्क, संयुक्त तत्वों का गठन। तो देखिए आंसर बनेगा सी, यानी कि तुर्क। नेक्स्ट, अधिकारियों का एक समूह जो सामूहिक रूप से उमरा के रूप में प्रसिद्ध था, किन लोगों को उमरा कहा जाता था? अमीर वर्ग, प्रांतीय गवर्नर, इक्तादार, राजस्व अधिकारी। देखिए अब इसे बताना है किसे कहा जाता? अमीर वर्ग को कहा जाता उमरा, यानी आंसर बन गया ए। नेक्स्ट, सल्तनत काल में गठित अमीर वर्गों में निम्नलिखित में से कौन सा अमीर वर्ग सर्वाधिक प्रख्यात, शक्तिशाली एवं सबसे पहला था? अमीरान ए सादाहा, तुर्कान ए चहलगानी, जलाली अमीर या अलाई अमीर की बात हो रही है। अब इसमें देखिए आंसर जो बना था वो तुर्कान ए चहलगानी, यानी आंसर बना बी। नेक्स्ट, जो कि बलबन के टाइम में स्टेब्लिश हुआ था, जो है इल्तुतमिश के टाइम में जो है, और बलबन ने इनको जो है एक एक करके खत्म कर दिया था। नेक्स्ट, सल्तनत काल में वजीर और 3 अन्य मंत्री राज्य के 4 स्तंभ माने जाते थे। इन 3 प्रमुख मंत्रियों में कौन शामिल नहीं था? अब इनमें 3 बताना शामिल नहीं था। ए दीवाने अर्ज, सैनिक विभाग तो था ही, दीवाने रियासत ये भी था धार्मिक मामलों का, दीवाने इंसा ये भी साहिब पत्राचार था, दीवाने कजा न्याय विभाग। ये इसमें बनेगा डी आंसर, डी आंसर इसमें नहीं था, तो इसका बना आपका डी आंसर जो है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आप जो है, विभिन्न सुल्तानों द्वारा ही सज्जित विभाग के संबंध में निम्नलिखित में कौन सा कथन सत्य नहीं है? इसमें सत्य नहीं बताना है आपको। ए बकाया भू राजस्व वसूली के लिए ही अलाउद्दीन खिलजी ने एक पृथक विभाग संबंधी दीवान ए मुस्तफाज स्टैब्लिश किया, ये भी सही है। दीवान एक को, यानी दीवान एक को ही कृषि विभाग से संबंधित कृषि मंत्रालय मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में मंत्रालय था, ये भी सही है। दीवान ए बंदगा दास विभाग का फिरोज शाह तुगलक ने गठित है, ये भी सही है, तो आंसर बन गया इसका डी। नेक्स्ट, ब्रीद कौन थे? ब्रीद देखिए, ब्रीद देखिए मतलब एक तरह से मतलब देखिए आप जो है ये गुप्तचर या जासूस हुआ करते थे। ब्रीद कौन थे मतलब देखिए, ये देखिए आपका आंसर बनेगा इसमें शाही कारखानों में काम करने वाला दस्तकार, सुल्तान के अंगरक्षक, शाही आय व्यय का हिसाब रखने वाले, गुप्तचर, यानी आंसर बना इसका डी, गुप्तचर होते थे ब्रीद। नेक्स्ट, दीवान ए वजारत के अंतर्गत विशेष अधिकारी के अंतर्गत अनेक छोटे छोटे विभाग होते थे। निम्नलिखित में से कौन सा विभाग अध्यक्ष सुल्तनत के वित्त प्रबंध वजीर की सहायता नहीं करता था? अब देखिए बताना है, ये देखिए आपका मुर्शिद ममालिक, मुस्तफे ममालिक, दीवाने मुस्करात, दीवाने रियासत। आंसर बनेगा इसका डी, ये डी आंसर बन जाता है। नेक्स्ट, प्रशासकीय नीति निर्धारण और सल्तनत के प्रशासकीय गठन का प्रमुख निर्धारक तत्व क्या था? अब इसमें देखिए इसमें बताना आपको खलीफा के शासन व्यवस्था और फारसी ईरान सरकार के प्रति मानों की बात हो रही है। वहीं पर देखिए सुल्तानों के जातीय समूह और परंपरा की प्रथाएं। सी में है भारत में पहले से ही विद्यमान प्रशासन तंत्र। देखिए आंसर बना इसका डी, उपरोक्त सभी। नेक्स्ट, सल्तनत कालीन मजलिस ए आम या फिर मजलिस ए खलबत क्या है? स्वरूप कार्य क्या था? अब देखिए मजलिस ए आम, मजलिस ए खलफत, देखिए ये क्या था? सुल्तानों के मित्रों और विश्वास पात्र अधिकारियों की परिषद थी जिसमें समस्त महत्वपूर्ण विषयों पर परामर्श या चर्चाएं होती थी, तो आंसर बन गया इसका सी, ये सी बन जाता है। नेक्स्ट, सल्तनत कालीन केंद्रीय शासन व्यवस्था में सर्वोच्च एवं सदन पदासीन अधिकारी कौन था?
यानी कि देखिए यह पूछ रहा आपको सल्तनत कालीन केंद्रीय प्रशासन व्यवस्था में सर्वोच्च और असाधारण पदासीन अधिकारी कौन था? ए काजी ए कुलकुजात, मजलिस खलबत, या फिर वजीर, नाइब ए मुल्क। आंसर बनेगा नाइब ए मुल्क। यह आंसर हो जाता है इसका डी। देखिए मैंने आपके जो पे टेस्ट डिस्कस किया आज आपका जो है इसमें इतने कुछ है, बाकी आगे नेक्स्ट क्लास में फिर मिलेंगे।